अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत अरबाम में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, बजट 2021 में अभी सिर्फ 2 रोज बाकी हैं और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हमने सियासी तब्दीलियां देखी हैं, पे दर पे सियासी हालात बदल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे अहम सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि आया क्या हुकूमत इस बजट को अददी अक्सरियत के बलबूते पर पास करवा सकेगी या नहीं, क्योंकि एक तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप की नाराजगी का मामला सामने आता है और दूसरी जानिब आज हुकूमत ने अचानक से DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से तब्दील करके सनाउल्लाह अब्बासी साहब को तैनात कर दिया है। तो FIA में जो तब्दीलियां हैं उसका चीनी स्कैंडल और जहांगीर तरीन के ऊपर मुकदमात उससे कितने मुंसलिक हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और अचानक से मरियम नवाज का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देने से गुरेज करना, ये तमाम चीजें किस तरफ जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आया क्या हुकूमत ये बजट पास करवा सकेगी या नहीं पास करवा सकेगी, इस तमाम पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलमान नईम साहब और मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे जाफर इकबाल चौधरी साहब भी, और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है अदील वड़ाई, सीनियर सहाफी, सीनियर तज्ज़िया कार। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। बताइएगा, 2 दिन में बजट भी आने वाला है और कल इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। हुकूमत ने इस पूरे माली साल के अंदर क्या खोया है और क्या पाया? जी, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पूरे साल की कारकर्दगी, अहदाफ, मुआशी अहदाफ कितने हासिल किए, क्या खोया, क्या पाया मुआशी मैदान में, तो ये कल आ रहा है, जिसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हुकूमत के काबू से बाहर रहीं, जिसमें महंगाई का मामला था, जिसमें तजारती खसारे का मामला था, जिसमें मालियाती खसारे का मामला था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अचीवमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने अपने अहदाफ जो हैं ना सिर्फ हासिल किए हैं बल्कि उनसे आगे भी गए हैं। तो हम जो शरह नमो है वो 3.94 तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे और 3.94 हो गई शरह नमो। फिर जो सालाना फीकस आमदनी है इसमें 13.4% इजाफा हुआ और ये $1543 तक पहुंच गई। फिर करंट अकाउंट जो हमारा हमेशा खसारे में रहता था, दहाइयों से मतलब दहाई से खसारे में चला रहा था मामला, एक बहुत बड़ा मसला था। करंट अकाउंट 77 करोड़ रुपए सरप्लस में रहा। फिर तरसीलाते ज़र में 29% इजाफा हुआ और कुल हुजम जो है इसका वो 24 अरब 24 करोड़ डॉलर जो है वो रहा। इसके अलावा सवाए कपास के जो दीगर फसलें हैं उनकी जो पैदावार है वो जो टारगेट है उससे ज़्यादा रही, इसमें इजाफा हुआ। और सनतों की, ख़ास तौर पर जो बड़ी सनतें हैं उनकी पैदावार में इजाफा देखने में आया। जो बैरूनी कर्जा है ज़ाहिर है इसमें इजाफा हुआ, 116 अरब डॉलर्स तक मामला जो है वो पहुंच गया। बैरूनी कर्जे का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे ये जो वाजिबुल अदा ये जो होते हैं रकम, क्यों हम गए IMF के पास, उसके बाद हमें क्यों दीगर ममालिक की जानिब देखना पड़ा, जो हमने अदा करना है जो माजी की हुकूमतों ने लिए हुए हैं। तो जाहिर है इस साल में भी कोई नया कोई प्रोजेक्ट इस तरह को बड़े तरक्याती मंसूबे कर्जे लेकर इन्होंने नहीं शुरू किए बल्कि पुराने कर्जे उतारे हैं। अच्छा। तो बल्कि कल मुजम्मिल असलम साहब इसी प्रोग्राम में ये बता के गए हैं कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां उसका GDP के तनासुब से, जो कोविड के दौरान GDP के तनासुब से उसका कर्जा जो है वो नहीं बढ़ा, 0% बढ़ा है। और बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनके कर्जे इस कोविड की सूरत हाल में बड़े हैं। लेकिन ये जो कर्जे लिए हैं आखिर, लेकिन वो लिए हैं कर्जे, पुराने कर्जे उतारने थे, अंदरूनी कर्जों में भी इजाफा हुआ है। तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, ये इंपोर्ट्स को इसका कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, लगाम डालनी पड़ेगी। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, तिजारती खसारा। फिर उस मद में हमें जो डॉलर्स हैं वो बाहर भिजवाने पड़ते हैं, पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो महंगाई, तिजारती और मालियाती खसारा जो है ये कंट्रोल में नहीं रहा। बाकी बहुत से फ्रंट्स पे बहुत सी जो मुआशी मैदान के जो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं वहां पर हुकूमत को कामयाबी मिली है और ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि ये कामयाबी इस अंदाज में हुकूमत को इस तीसरे साल में एंटर होते हुए मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज था। अब दूसरा बड़ा चैलेंज ये है, जाहिर है कल इकोनॉमिक सर्वे के बाद या अगला दिन बजट मंजूरी का होगा, तो अब बजट मंजूर करवाना
एक यकीनन एक इस वक्त शहर इक़्तिदार में ज्यादा बातें यही गर्दिश Talk कर of रही हैं town जी बन कि चुका कर है। लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये बजट मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगी और ये उसमें कोई पूछ ऐसा लेते मसला हैं नहीं होगा। हमारे साथ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्पेसिफिक करूँ तो जहांगीर तरीन ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप से सलमान नईम साहब रहते। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ये बताइएगा, बहुत टॉक ऑफ द टाउन ये बात चल रही थी कि क्या हम ख्याल ग्रुप तहरीक इंसाफ का साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि आपका पूरा ग्रुप अगर साइड पर हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए बजट पास करवाना। तो क्या आपका स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, बैक ऑफ द टाउन बातें क्या चल रही हैं? आप हुकूमत का साथ देंगे बजट पास करवाने में? देखिए, बजट का जो मरहला है पास होने का, जाहिर है सलमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे जो हलकों के मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करें, जैसे बाकी एमपीएस को जो है ना वो अपना जो है उनकी स्कीम्स एडीपी में डाल रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स, हमारी भी स्कीम डाली जाए। लेकिन अभी तक कोई जो है ना वो पॉजिटिव यानी पॉजिटिवली तो प्रैक्टिकली काम नहीं हो सका। रिस्पॉन्स तो चले कह सकते हैं कि पॉजिटिव मिला, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो सका। और दूसरी बात ये कि अली जफर साहब ने एक रिपोर्ट देनी थी जहांगीर तरीन साहब के बारे में, जो कि 2 महीने से पेंडिंग है। हम लोग चाह रहे हैं कि भी वो रिपोर्ट भी वो जल्द से जल्द दे दें। वर्बली तो हमें सुनने में आया कि वो रिपोर्ट है वो शायद प्राइम मिनिस्टर को बता दी गई है, लेकिन वो रिटर्न कोई हमारे सामने अभी तक कोई चीज आई नहीं। तो 11 तारीख को तरीन साहब की पेशी है, जुमे वाले दिन दोबारा बैंकिंग कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में भी। तो 11 तारीख को हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा ग्रुप उनके साथ जो है वो पेशी पर भी जाएगा और उसके बाद हम मीटिंग भी करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि 14 के बजट में हमने शामिल होना है सेशन में कि नहीं होना। अच्छा, अभी आप लोगों ने, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। नहीं, लेकिन वफाकी बजट, जो वफाकी बजट है उसमें क्या उस दिन तो पेशी है, उस दिन आपके लोग फिर वहां पर क्या पेशी पे होंगे, लाहौर होंगे? जी देखें, वफाकी बजट का तो इतना कोई इशू भी नहीं आ रहा ना। असल मसला तो पंजाब में, क्योंकि हमारे पास तादाद बहुत ज्यादा है, कोई 30 के करीब है। तो अगर 30 लोग पंजाब में नहीं उस दिन शामिल होते सेशन में, तो जाहिर है वो गवर्नमेंट के लिए बजट पास करवाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन अगर कहें तो ये भी ठीक है। इसका मतलब है सलमान साहब, आप सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं, कोई इरादे अच्छे नहीं लग रहे कि ये तो पंजाब के बजट में, यानी आप अभी क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया ये। जी देखिए भाई, हमारे कोई ऐसे मुतालबात नहीं है जिन पर अमल दरामद जो है वो ना किया जाए, या कोई नाजायज मुतालबात नहीं है। हम लोगों ने कोई अपनी जात के लिए कोई चीज नहीं मांगी। हम लोगों ने एक ही चीज का मुतालबा किया है कि आप लोग जिस तरह बाकी एमपीएस को उनके हल्के के डेवलपमेंट स्कीम्स दे रहे हैं, उसमें जो है ना वो एडीपी में उनके मुख्तलिफ जो है वो मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी उसी तरह का रवैया रखा जाए। अगर आजाद लोग भी शामिल हुए पीटीआई में, तो उन्होंने भी वजीर आला साहब को उसी तरह वोट किया जिस तरह बाकी लोगों ने किया है। या अगर कोई जहांगीर तरीन साहब के साथ अब खड़ा हुआ है, तो जहांगीर तरीन साहब का एक किरदार रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पंजाब हुकूमत बनाने के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो जहांगीर तरीन साहब का एक वाइटल रोल उन्होंने प्ले किया उस टाइम। तो आपके मुतालबात नहीं माने जाते अगर इन 2-3 दिनों में, तो पंजाब के बजट में आप जो है वो बाजी पलटने के भी सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखें, हम लोग अगर इलेक्ट होकर अपने हलकों से आते हैं तो लोग भी हमसे सवाल करते हैं कि आपने हमारी आवाज जो है वो कहाँ तक उठाई। अगर हमारे को मसले मसाइल थे तो जनाब वो उनको कैसे नहीं एड्रेस किया गया आपकी गवर्नमेंट? मसले मसाइल में क्या रिलीफ आप मांग रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के लिए, या मसले मसाइल क्या? नहीं देखें जी, रिलीफ का हमने पहले दिन से जिक्र नहीं किया। हम लोगों ने पहले दिन से ये बात की कि हमें इंसाफ दिया जाए। फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात हुई, उन्होंने ही अली जफर को पॉइंट किया। देखें, ये बड़ी काबिले गौर बात है कि अली जफर साहब को ना हमने उनका नाम दिया, ना कुछ और, प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपॉइंट किया कि वो जो है ना रिपोर्ट पेश करेंगे दोनों फ्रीकैन से मिलके। आज तक वो रिपोर्ट भी नहीं आ सकी। मुझे बताएं, अगर गवर्नमेंट ने अपना ही, प्राइम मिनिस्टर ने अपने किसी बंदे को नॉमिनेट किया है जो कि कुछ अर्सा पहले सेनेटर बने हैं पीटीआई के, और हमें उन पर पूरा एतमाद है कि वो जो है ना वो मेरिट पे डिसाइड करेंगे, लेकिन असल चीज तो ये ना कि वो कुछ डिसाइड तो करें ना।
हमें तो ये लग रहा है कि शायद सियासत हो रही है, हमारे साथ टाइम गेन कर रहे हैं और बजट पास करवाने के बाद जो है ना वो शायद फिर साइडलाइन कर दिया जाएगा हम लोग। ये कब तक फैसला हो जाएगा कि आप बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का साथ देंगे या नहीं देंगे, ये कब तक फैसला हो जाएगा? जी ये 11 तारीख को इंशाल्लाह जुमे वाले दिन फैसला हो जाएगा और हम लोग जब पेशी के बाद तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है और जो इंशाल्लाह अक्सरियती फैसला होगा उसी को ही माना जाएगा। लेकिन बजट में साथ ना देने पे डिफेक्शन क्लॉज का भी इतलाक होता है, फिर अपनी नशिस्तों से हाथ भी धोने पड़ सकते हैं आपको। पार्टी चेयरमैन अगर चाहें तो वो फिर ये भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। देखिए जो 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 ये वाली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ये बिल्कुल, और मुझे जहां तक इल्म है कि अगर आप किसी मुखालिफ पार्टी को वोट देते हैं बजट में या फिर जो है वो जो लीडर ऑफ द हाउस होता है उसके उसमें इलेक्शन में, फिर आप पे ये इतलाक होता है। अगर आप एब्सेंस हो जाए उस दिन, कोई मतलब आप हाजिरी ना अपनी दें असेंबली में, फिर किस चीज का मुझे अच्छा ना आने का भी आपका कोई शायद इरादा है, प्लान है? जाफर इकबाल साहब उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आपने तो कह दिया है कि अगर तो हमारी टर्म्स मानी गई तो फिर हम सोचेंगे उसके बाद क्या हमने साथ देना है कि नहीं। जाफर इकबाल साहब आप बताएं, आपकी पार्टी का क्या इरादा है कि अभी जो बजट आने वाला है उसमें आप लोगों ने हुकूमत का साथ देना है या इरादे कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ओपोजिशन हुकूमत का साथ इस अंदाज में देती है कि वो उस बजट के ऊपर अपनी तजावीज़ पेश करके मुतबादल अपनी राय दे के और उनमें से जो चीज़ें मुफाद आमा में ना हो और जो चीज़ें ज़रूरी हों उनको शामिल करने की तजावीज़ ऐवान के सामने रखती है। ऐवान की अक्सरियत जो है वो जिसके हक में राय दे उसको कबूल किया जाता है और दूसरी जो है वो रद्द कर दी जाती हैं तजावीज़। और हमेशा से ओपोजिशन का यही रवैया रहा और रहता है और यही एक तरीक़ेकार बनता है। ओपोजिशन किसी भी ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बलियाँ हो, यकीनन उनकी अददी अक्सरियत हुकूमत से कम होती है, तब वो ओपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं और हुकूमती अरकान की तादाद ज़्यादा होती है और वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट, और अभी मोहतरम MPA साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और बजट का जो वोट है ये पार्टी की अमानत होता है। आप जब पार्टी का टिकट भरते हैं या जब आप पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो फिर जहाँ पे बहुत सारी आपको मराहत मिलती हैं वहाँ कुछ पाबंदियाँ भी हैं आप पे, और उनमें से पाबंदी एक ये है कि आप पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करेंगे और पार्टी के साथ जो है वो आप चलेंगे। अभी 2-3 चीज़ें जो इस गुफ्तगू के अंदर हुई, एक तो ये कि जहांगीर तरीन साहब के केस को देखेंगे क्या बनता है, दूसरा ये कि अली जफर साहब की ड्यूटी जनाब इमरान खान साहब ने लगाई। आप जरा इन सारी चीजों का जायजा लें, सिवाय ब्लैक मेलिंग के, सिवाय एक दूसरे को जो है वो इस सारे मामले के अंदर नीचा दिखाने के, कोई एक लफ्ज कौमी मुफाद में बता दें। अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली PTI का या मेंबर सूबाई असम्बली, अभी मेंबर सूबाई असम्बली कह रहे थे हमारे हलकों की स्कीमें शामिल नहीं हुई। भाई आपने पूरे सूबे के बजट के लिए वोट देना है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सूबे के अंदर इज्तिमाई तौर पे सेहत के लिए ये काम किया जाए, इन्होंने ये नहीं कहा कि सूबे में इज्तिमाई तौर पे तालीम के लिए ये वक्फ किया जाए, इन्होंने ये नहीं कहा कि किसान के लिए, मजदूर के लिए या दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनके लिए ये मराहत और ये हुकूमत इकदाम करे। एक तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे जहांगीर तरीन साहब की पेशी के ऊपर क्या होता है, अगर वो इनके हक में नहीं जाता तो ये हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि हमें स्कीमें ना दी गई, तरक्याती स्कीमें हमारे हलकों में, जो कि इनके वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब कहते थे कि ये सियासी रिश्वत है। अब अगर इमरान खान साहब के उस जुमले का तर्जमा किया जाए तो अभी ये अरकान असम्बली सियासी रिश्वत शायद मांग रहे हैं, और ये जो हल्के की स्कीमों का है वो तो इमरान खान साहब के विजन में बलदियाती इदारों का काम था कि वो करते। और अगर इससे थोड़ा सा आगे चलें तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अली जफर साहब की ड्यूटी ये लगाई कि आप देखिए कि जहांगीर तरीन साहब के मामले में कहीं कोई वफाक में बैठा हुआ वजीर बेजा मुदाखलत तो नहीं कर रहा। और अगर मोहतरम MPA साहब के मुताबिक जो है वो अली जफर साहब ने रिपोर्ट पेश करनी है और FIA या कोई अदालत
एक पीटीआई के सेनेटर की रिपोर्ट को सामने रख के फैसला करेगी, या अगर जहांगीर तरीन साहब और ये एमपीए साहब उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कहीं से कोई फैसला मांग रहे हैं, तो फिर तमाम उन लोगों को जिनके ऊपर कोई इल्जाम लगे, उनकी पार्टी में से कोई इंक्वायरी ऑफिसर मिलना चाहिए जो वो रिपोर्ट बनाए और पेश कर दे इदारे के सामने। ठीक है, पॉइंट टेकन अदील। मुझे तो सिचुएशन जो दोनों की गुफ्तगू के बाद लग रही है वही लग रही है कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप और ऑपोजिशन एक पेज पर हैं, और शायद जिस तरह सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा अपसेट देखने को मिला था, शायद इस बजट में भी कोई अपसेट देखने को मिल सकता है। सलमान साहब ने तो खतरे की घंटी बजा दी है। सलमान साहब ने तो आज कह दिया है कि हमारे 30 लोग हैं, और इन्होंने तो इशारा दे दिया है कि उस दिन तक अगर इनके मुतालबात मंजूर ना किए गए, ना माने गए, तो फिर तो ये पंजाब हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अगरचे देखें, बजट मंजूर ना होने से ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो कोई धड़ाम से गिर जाती है, ये आइन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो इखलाकी वो जो कदर है वो खो बैठती है, वो ताकत खो बैठती है। तो ये सारा इखलाकी मामला है, और उसके बाद जाहिर है वो फिर वो जो एतमाद का वोट लेना और ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन ये वाकई बड़ा अलार्मिंग है। सलमान साहब ने बड़ी खबर दी है कि पंजाब के मामले में ये टफ टाइम देने जा रहे हैं, और ये जिस दिन यहाँ पर वफाकी बजट मंजूर हो रहा होगा उस दिन इनका लाहौर में इकट्ठ होगा, और उस दिन ये डिसीजन लेंगे। तो जो बुजदार सरकार के लिए ये वाकई कोई खतरे की घंटी हो सकती है, जिस तरह ये कह रहे हैं, लेकिन वफाक में बजाय ऐसी कोई मुश्किल नजर नहीं आती। जिस तरह से भी सलमान साहब ने अपने मुतालबात पेश किए हैं, और जाफर इकबाल साहब ने भी उनको हाईलाइट किया है कि जहांगीर तरीन साहब की रिलीफ मांगा जा रहा है, या कहा जा रहा है कि हमारी स्कीम्स के लिए हमें पैसे नहीं दिए गए, ये मुतालबात आपके नजदीक कितने दुरुस्त है, कितने जायज हैं? असल में तो देखें, ये काम लोकल गवर्नमेंट्स का होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो MNAs और हमारे जो MPAs होते हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो गया है कि जब ये अपने हलकों में जाते हैं, इवन जाफर साहब भी जब अपने हलके में जाते हैं, तो क्या इनसे नहीं पूछा जाता, इनकी हुकूमतों में इनसे नहीं पूछा जाता था, तो पूछते हैं लोग कि वो फंड्स कहां पर हैं, कब आप सड़कें बनवाएंगे। लोगों के थाने कचहरियों के काम होते हैं, और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हैं वो लोग वही हैं। किसी का कोई DPO का मसला है, किसी के DCO का मसला है, किसी की सड़क का मसला है, लेकिन उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने अवाम को जाकर, जिनसे वोट लेकर आए हैं, उनको क्या मुंह दिखाना है। इलेक्शन जो है वो कुछ ज्यादा दूर नहीं है अब, लेकिन जाफर साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कॉज बजट, उसमें आप अपने ये इश्यूज लेकर आए और आकर आप हुकूमत को और सिस्टम को डिरेल कर दें, ये इसका एक इखलाकी पहलू भी जो निकलता है। बाकी उनके पास इख्तियार तो है, उसको एब्सटेन करें, लेकिन मैं यहां बताता चलूं कि जो डिफेक्शन क्लॉजेज हैं उनमें एब्सटेन करना, हिस्सा ना लेना, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर पार्टी का लीडर चाहे। तो ये जाहिर है ये जो कह रहे हैं कि बहुत आसान होगा, उसको सिर्फ उससे इज्तनाब करने से हम बच जाएंगे। कानून में एब्सटेन करने का लफ्ज भी लिखा हुआ है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सलमान साहब, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने खुद कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, हैं और रहेंगे, और बजट में भी हम कोई खलल नहीं डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से बजट पेश हो जाएगा। तो इस तरह से अचानक से आपका स्टैंड बदल जाना कि भी हम देखेंगे, हमने देखना है, अभी हमने सोचना है, पेशी के बाद हम मिल बैठेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, एब्सेंट होना है या आना है कि नहीं आना, बजट पास होना है कि नहीं होना। तो ये अचानक से टिल्ट एकदम चेंज क्यों, कैसे हो गया? जी देखिए, मैं आपके सवाल से पहले जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के जो मेरे दोस्त जो है वो उन्होंने बात की, रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जाफर इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि हम सियासी रिश्वत का कोई मुतालबा कर रहे हैं। देखें, बाकी MPAs और MNA को भी जो है वो मुख्तलिफ तरक्याती फंड दिए गए हैं, और जैसे अदील वड़ाई साहब ने कहा कि ये काम तो जो है वो लोकल गवर्नमेंट का काम है, और जो ये बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उनका काम है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती नुमाइंदे तो अभी मौजूद ही नहीं है ना पंजाब में। तो जाहिर है वो लोगों ने किसी न किसी अपने नुमाइंदे का तो कहना है कि हमारा ये काम है, हमारे ये मसले मसाइल हैं, और उनको हमें एड्रेस भी करना चाहिए। हम जब वोट लेने जाते हैं उनसे मुख्तलिफ किस्म के वादे करते हैं हम लोग। अब हम लोग बिल्कुल अपनी जान छुड़ा लें और ये कह दें कि ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम है,
तो ये भी मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने बात की कि जहांगीर तरीन साहब की जो कोई उसकी अली जफर साहब की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो पार्टी का एक इंटरनल मैटर है। हमारा जो मुतालबा था वो ये था कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती ना की जाए। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उन्होंने अश्योर करा दिया कि नहीं होगी। जी, तो वो हमारा मुतालबा ये, हमने बिल्कुल भी कभी ये नहीं कहा कि अदालत में उनको कोई रिलीफ दिया जाए, या क्योंकि वो तो जजेस ने फैसला करना है कि उनकी बेल होनी है नहीं होनी, उनके साथ कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। आर्गुमेंट्स अभी शुरू होने हैं। हमारा तो ये भी मुतालबा है कि आर्गुमेंट्स को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। एफआईए ने जो भी रिपोर्ट पेश करनी है अदालत में करे। 2 महीने हो गए, अब तो डीजीएफआईए को भी तब्दील कर दिया गया है। देखिए, डीजीएफआईए को तब्दील किया या ना किया, हमें तो उसका कोई वो फायदा या नुकसान नहीं है ना। हम तो ये चाहते हैं कि जहांगीर तरीन के मुतालिक जो एफआईए रिपोर्ट देना चाहती है वो अदालत में दे, ताकि उस पर आर्गुमेंट शुरू हो, ताकि मेरिट्स पे जो है ना वो डिस्कशन शुरू हो उसकी। तो अभी तो एक परसेप्शन क्रिएट की गई कि जो है ना वो जनाब शुगर कमीशन रिपोर्ट में और शुगर प्राइसेस में इनका नाम आ गया, जबकि तीनों एफआईआर में शुगर का एक नाम भी नहीं है जहांगीर तरीन के खिलाफ जो तीनों एफआईआर हैं। और जहां तक आपका सवाल रहा, जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल कहा कि हम पार्टी का हिस्सा हैं और पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन दूसरी साइड पे पार्टी भी तो हमें अपना हिस्सा समझे ना। जिस तरह बाकी जो है वो मेंबर्स को अगर डेवलपमेंट में उनको हिस्सा दे रहे हैं, तो हम लोग अपने हल्के के मुतालबा ही कर रहे हैं, जिनसे हम वोट लेके आए हैं उनके हकूक का मुतालबा कर रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब और जाफर इकबाल साहब ने अपना टाइम दिया है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद इस पर भी थोड़ा सा दिल से बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जो केस है वो एकदम से हाईलाइट होना शुरू हो गया। केस क्या है और उसमें अभी क्या अहम पेशरफ्त और डेवलपमेंट हो रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत होती है और अचानक से ये केस एकदम से उभरता है। अदील, मुझे ये बताइएगा कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं? देखें, ये केस जो है ये अचानक इसलिए लाइमलाइट में आ गया है कि हमारे कुछ सियासी रहनुमाओं ने इस मामले को पॉलिटिसाइज करते हुए, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने बात की, इस केस की बात की, और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं यानी साबिक जो जज हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए सिरे से इल्जामात, वही पुरानी बातें नए सिरे से करके एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी गई है इदारों के हवाले से, इसलिए इस पे अब ज्यादा बात होने लग पड़ी है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जिससे भी हिसाब मांगो, जिसका भी एहतसाब की बात करो, और ये तो एहतसाब इनके अपने फोरम पर होता है, किसी बाहर के फोरम, कोई नैब, कोई एफआईए नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो इदारों पर बात आनी शुरू हो जाती है। इसमें तो सिर्फ रियासती इदारों पर बात नहीं हो रही, इस पे तो अपने सीनियर जज साहिबान पर भी उन्होंने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। जस्टिस साकिब निसार साहब पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जो ये दोनों साबिक चीफ जस्टिस साहिबान पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी एक बड़े केस में ऐसा ही कुछ हुआ जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब से मुतालिक जो है अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस केस में इनके खिलाफ 1, 2 नहीं 3 रेफरेंस थे, और इन पर जो एक रेफरेंस था वो क्या था, इनकी रिहाइशगाह से मुतालिक 3 रिहाइशगाहें इन्होंने यानी इस्तेमाल की पहले, यानी एक छोड़ी, वो रिहाइशगाह थी F63 में, फिर F73 में रिहाइशगाह ली जब ये जज थे, फिर इन्होंने F74 में 2A इनकी रेजिडेंस थी, फिर उस पर कौमी खजाने से बड़े पैमाने पर रकम लगती है, वो फिर रेफरेंस बनता है, वो रेफरेंस जाता है, फिर उसके बाद एक और रेफरेंस आता है, उस रेफरेंस के बाद अदालत में होने वाली इससे जो पहली प्रोसीडिंग थी, एक तो प्रोसीडिंग कल हुई ना, उससे पहली जो प्रोसीडिंग थी उसमें खुद इनके वकील ने कहा चूंकि उनके खिलाफ रेफरेंस थे तो वो गुस्से में भी थे, वो कोई फ्रस्ट्रेशन भी थी। हुआ क्या, बराह रास्त इदारों पर इल्जामात लगाए और कहा कि जी हमारे चीफ जस्टिस के पास आके बेंच बनवाए जाते हैं, और जिन चीफ जस्टिस साहब से मुतल्लिक बात की गई उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होकर कहा जी मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। यानी वो इनकी दलील उनके अपने चीफ जस्टिस ने रद्द कर दी और मिसकंडक्ट के ये मुर्तकिब पाए गए,
और ये जो इल्जाम इन्होंने अपने रियासती इदारों पर लगाया था वो ये साबित ना कर सके। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हो गई है। अच्छा दूसरे जो रेफरेंस थे वो अलग थे। एक इल्जाम लगाया, अपने इदारे की भी तौहीन की, एक तो रियासती इदारों की तौहीन की, अपने इदारों की भी तौहीन की, अपने जज साहिबान पर ये बात की, अपने इदारे की ताजीम को उन्होंने गिरा दिया कि जी इस तरह से काम होता है। फिर साबित भी नहीं कर सके। आप तो जज के मनसब पर थे, आपको तो पता होना चाहिए आपने क्या बोलना है, और आप इस तरह जाकर एक गैदरिंग में जाकर ये बात कर रहे हैं और उसके बाद साबित ना कर पाए। उसके बाद जब इनको 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये बहुत बड़ा फोरम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जज, जिसमें हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर जज होते हैं, वो फैसला सुना रहे हैं, कोई और बाहर से नहीं फैसला सुना रहा। वो इनको कहते हैं जी कि इन पे मिसकंडक्ट साबित होता है। उसके बाद ये आ जाते हैं अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके अदालत इनसे क्या सवाल कर रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑनरेबल जज साहब, जनाब जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, ये मतलब काबिल जज साहिबान जो सवालात उठाते हैं। सवाल क्या उठाया कि जी क्या आइन के आर्टिकल 211 को आपने नहीं पढ़ा? आइन के आर्टिकल 211 में लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो फैसला सुना दे, जज को हटा दे, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अदालत में आ गए हैं। वो हामिद खान साहब, इनके वकील, जो बड़ी आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो यहां पर ये दलील दे रहे हैं जी नहीं जी इसको जरा देख लें। अच्छा, और इस केस में मेरिट्स पे बात होने की बजाय क्या हो रहा है? इदारों पर दोबारा हमला शुरू कर दिया गया। कल जो जवाब आया है उसके बाद से फिर आज क्या हुआ है? एक जानिब शौकत अजीज सदीकी इदारों पर इस अंदाज में हमला करते हैं, बात करते हैं, साथ ही मरियम नवाज साहिबा अदिल इस पर भी आती हैं, अपने केस पे बात कम करती हैं, अपने केस पे एक बात कम करती हैं मरियम नवाज, और आकर आज शौकत अजीज सिद्दीकी वाले मामले पे बात करने लग पड़ती हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अदिल, मैं इस पे आपसे बात करती हूँ, अचानक से नून लीग को क्या हो गया जो इन पर इस तरह से बात करी है? इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून भी हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं। इरफान साहब, आप बताइएगा, जिस तरह से भी अदील ने भी बात की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला सुनाती है और उसके बाद फिर वो दोबारा से रुजू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्या ऐसी कोई नजीर मिलती है? देखें, ये जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब एक फैसला करती है एक मामले का, तो जैसे कि अदील साहब कह रहे थे कि एक बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है और उसके तहत कोई भी पाकिस्तान की अदालत जो है वो उस क्वेश्चन में फिर नहीं जा सकती, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात में नहीं आ सकती। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों इस तरह के मामलात में घुस जाती है? कसूर तो सुप्रीम कोर्ट का है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इतनी लंबी लंबी हेयरिंग्स करती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली थी उसके बाद जब उनके खिलाफ भी कुछ एलिगेशंस लगी थी तो वो एलिगेशंस तो कभी भी खत्म नहीं हुई थी और उस रेफरेंस को भी खत्म कर दिया गया बावजूद 211 के बार के। फायद ईसा साहब के केस में भी 211 के बार के बावजूद उनको इतना बड़ा वो रिलीफ भी दे दिया गया। तो खुद ही तो ये अदलिया करती है। तो जब तक आप अदलिया को नहीं बताएंगे कि आइन क्या है, कौन बताएगा अदलिया को कि आइन क्या है? कुदरती बात है, हुकूमत बताएगी, वहां पे जो खड़े हुए आपके जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो बताएंगे। तो जब वो ही नहीं बताएंगे, मीडिया ही नहीं बताएगा और अदलिया की तारीफें ही होती जाएंगी और आप यही कहते जाएंगे कि हमें एहतराम है, एहतराम है। और सियासतदान भी जब फैसले होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में नहीं होते, वो गलत हो सही हो मानते जाते हैं। हमें एहतराम है, हमें एहतराम है, आप करते रहे एहतराम, आइन का एहतराम आप लोग ना करें। इरफान साहब, ये बताइएगा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसकी कितनी ताजीम है? बड़े सीनियर जज साहिबान, यानी जो अदालतों में, जो बड़ी अदालतों के भी बड़े जज होते हैं, जब वो फैसला सुना देते हैं तो ये जो जब कोई जज बरतरफ हो जाता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो ये एतमाद क्यों नहीं करते? क्यों आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? सुप्रीम जुडिशल जो ताजीम आप बात कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो सकत है कि वो अपनी ताजीम जो है उसको मनवाए, आर्टिकल 211 के बार को मनवाए? वो तो वहां हेल्पलेस होके बैठ जाते हैं। लेकिन वो तो एक सुपीरियर अदालत के जाहिर सुपीरियर जज साहिबान हैं और वो जाहिर वही सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं,
उन्हें भी तो जाहिर है ये इरफान साहब इस चीज का अंदाजा है, लेकिन जब कोई शिकायत लेकर जाएगा, जब कोई दरखास्त लेकर जाएगा तो सुन तो जाएगी, उसको सुनेंगे तो सही, लेकिन जो लोग लेकर जा रहे हैं असल मामला तो मेरे ख्याल में ये है, उनको भी सोचना चाहिए। अदील साहब बिल्कुल नहीं, जो लेके जा रहे हैं उनको जब आप लैटिट्यूड देंगे तो वो तो लेके जाएंगे। आपको अपना घर खुद दुरुस्त करना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी हैसियत को मनवाना है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो लिमिटेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन उसके दायरा इख्तियार के अंदर रहना है। उससे बाहर अगर वो निकलेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है पाकिस्तान में। सर एक जी जी कंटिन्यू करें। आपको लगता है इरफान कादिर साहब इस मामले में कोई, वैसे तो ये जाहिर है मामला इसमें अदालत ने अपने जो मेरिट्स हैं वो देखने हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह से वही दोबारा जवाब, वही इदारों पर हमलों की बात और जिस अंदाज में ये बात कर रहे हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, क्या ये केस के मेरिट्स इस तरह से होते हैं या इनको आईनी तौर पर ये केस लड़ना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग ये सारी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट कर रहे हैं, जो इतने ज्यादा वो पेचीदा किस्म के इन्वॉल्व्ड क्वेश्चंस में चले जाते हैं, जो कि इस कदर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि अगर सुपीरियर कोर्ट के जजेस को भी अगर अपनी जुरिस्डिक्शन का अदराक नहीं है, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी अपनी जुरिस्डिक्शन का अदराक नहीं है, अगर जजेस ही जजेस पे रिलाई नहीं करेंगे, तो फिर आप ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे एक आम शख्स पाकिस्तान का जो शहरी है वो क्यों कर इन्हिसार करेगा? रूल ऑफ लॉ को तो हम खुद पामाल कर रहे हैं। सर ये एतराज कितना दुरुस्त है जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ तहकीकात या इंक्वायरी का इख्तियार रखती है, फारिग नहीं कर सकती है जज को? कमाल करती है वो, फारिग भी जज को करती है, तहकीकात भी वो करती है, वो जो रिकमेंडेशन करती है वो सदर पाकिस्तान तो उस पे फौरन उसको यस करने के पाबंद हो जाते हैं। तो एतराज लगाया जा रहा है इनके वकला की जानिब से। असल में लेकिन वकला जो है ना, वो पिछले जब से बहाली हुई है अदलिया की, इफ्तिखार चौधरी साहब के जो पोस्ट पीरियड है, वकला तो खुद एक जज साहब खुद कह रहे थे आज सीनियर जज के बार्स पे हम किस तरह रिलाई करें, और जजेस जो है वो जजेस पे रिलाई नहीं करते। तो जब जजेस जो है बेंच पे रिलाई नहीं करते और जजेस बार पे रिलाई नहीं करते, तो मैं और आप क्या बार पे रिलाई करें या बेंच पे रिलाई करें? हम किस पे रिलाई करें? मुझे तो खुद ये समझ नहीं आ रही सारी चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान का सर प्रोग्राम के ऊपर टाइम दिया। अदील, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी तो है कि जिस तरह से नून लीग इस तमाम सारे मामले पर एकदम से खड़ी हो जाती है और वो इस सारे इशू को सपोर्ट भी करना शुरू कर देती है, और ये वही जजेस हैं जो अपने ही जो इंस्टीट्यूट जहाँ पर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप अपने किसी केस के लिए आप पूरे इंस्टीट्यूशन को, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करें। अब एक प्रोसीडिंग मैंने अटेंड की, जो एक तो कल जो प्रोसीडिंग हुई है, इससे पहले वाली प्रोसीडिंग मैंने अटेंड की, इसमें उसमें हामिद खान साहब जो इनका टाइम में मैं आपकी बात इनका जो बार से खिताब था, हामिद खान साहब वो पढ़ के सुना रहे थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, और जब फौज से मुतल्लिक बात आई और जब इदारों से मुतल्लिक बात आई तो उस पर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बैठ के थम्स अप, एक दो उनके जो जानने वाले थे वो कर रहे थे और वो उनके चेहरे पे स्माइल थी, तो मतलब साफ नजर आ रहा है ना कि क्या हो रहा है बारे में। तो आप इस पे, अब चूंकि ब्रेक का टाइम है, नहीं तो मैं तो इस प्रोसीडिंग्स की ऐसी दिलचस्प चीजें हैं जो ऑब्जर्व की मैं ब्रेक के बाद इस पर भी आती हूँ। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद इस पर भी बात। इसके साथ साथ फेटफ के हवाले से काफी अहम पेशरफ सामने आ रही है। आगे इजलास आने जा रहा है, होने वाला है, उसमें पाकिस्तान का जो नाम है वो ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, बहुत अहम मामला है, इस पर भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, फेटफ के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। 21 से 25 जून के दौरान एक प्लेनरी मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा आगे फर्दर के ग्रे लिस्ट पाकिस्तान रहेगा या नहीं। लेकिन अभी जो रिसेंटली एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से एक मीटिंग हुई है, उसमें कितना मुतमईन नजर आए हैं वो लोग पाकिस्तान के हवाले से, काफी अच्छी खबरें भी आ रही है। दिल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या आया अभी आगे आने वाले दिनों में हमें कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है पाकिस्तान के हवाले से? देखें, हर 4 महीने बाद इजलास होता है, जो प्लेनरी इसका जो ग्रुप का इजलास होता है,
तो उससे पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप मामलात का जायजा लेता है। तो अब जो 4 मई को एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कोई 4-5 चीजें ऐसी हैं जिन पर उन्होंने एतराजात उठाए हैं। कंप्लाइंस के इश्यूज हैं, हमने कानून तो अच्छे बना लिए हैं, इन कवानीन की कंप्लाइंस के मामलात हैं, और कुछ ज़ाहिर है मामलात सज़ाओं के हवाले से जो टेरर फाइनेंसिंग में लोग मुलव्वस होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में होते हैं, वो एक बड़ा मसला है। लेकिन जो उनका कंसर्न है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से, वो कंसर्न ये है कि जी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के आप तक कानून बना लिया, पहली तो बात है कानून ही नहीं बन रहा था, बन गया, उसमें भी अपोजिशन ने अपनी जिद में 2-3 ऐसी अमेंडमेंट्स करवा दी, उस पर भी कुछ एतराजात आ गए। फिर उन्होंने कहा जी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून बना लिया, अब 2 तरफा मुआहदे भी करें। अभी हमारे मुआहदे दीगर ममालिक के साथ शुरू नहीं हुए, मुआहदे होंगे तो तब चीजें एक्सचेंज होंगी, इंफॉर्मेशन आएगी। JIT ने मियां नवाज शरीफ वाले मामले में क्या किया था, जब भी लिखा, जब भी दूसरे मुल्क से इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने कहा जी हमारा तो आपके साथ एग्रीमेंट ही कोई नहीं है। एग्रीमेंट कहां से होता, हमारा कानून ही कोई नहीं था। अब कानून बन गया, मुआहदे करने हैं। तो इसमें जाहिर है चीजें बैक टू बैक इतनी ज्यादा चीजें आ गई कि अब इंप्लीमेंटेशन की जानिब पाकिस्तान जा रहा है। फिर वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की मुश्तरका तहकीकात के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि जो मुश्तरका तहकीकात हैं उसमें चूंकि ये मुख्तलिफ इदारों की डोमेन में आता है, तो उसमें मुश्तरका तहकीकात का जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है वो उन्होंने कहा है कि बनाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट, सोने और जो हीरे जवाहरात हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसे रेगुलेशंस आ गए हैं ना जी कि अब आप अकाउंट खुलवाने जाएं और आप रकम उसमें ट्रांसफर करें, या आप बैरून मुल्क में कोई रकम मुंतकिल करनी हो तो उसमें तो अब आपको हर चीज ट्रेल देनी पड़ती है। ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको रेगुलेट करने की जरूरत है। रियल एस्टेट जो है उसमें पैसा कहां से आ रहा है, जो हीरे जवाहरात सोना है, ये पैसा कहां से आ रहा है, तो इसके हवाले से उनके तहफुजात हैं कि इसको किया जाए। फिर दूसरा, ट्रस्ट और वक्फ के नाम पर क्या होता था कि लोग पीछे होते थे, आगे ट्रस्ट होता था, या ट्रस्ट और वक्फ की जो मामलात हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसको आलमी मायार के मुताबिक इससे हम आहंग करें। अब 21 से 25 तारीख को जो इजलास होना है, इस इजलास में कुछ ये जो इनके एतराजात हैं, एक भी जो FATF के SOPs हैं, एक भी अगर आपको दिया गया जो एक्शन प्लान का नुक्ता है उसको आप लार्जली एड्रेस नहीं करते तो ग्रे लिस्ट से आप नहीं निकल सकते। ब्लैक लिस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी दूर जा चुके हैं। हमारा जो दुश्मन है उसने हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए लॉबिंग भी की, उसने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े हो गए। हम इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट से तो बहुत दूर हो गए हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रे लिस्ट की तलवार जो है जाहिर है इससे भी निकलना है। लेकिन FATF ने अगरचे इसमें पॉलिटिकल मामलात भी पड़े हैं, थे ना कुछ पॉइंट्स है, उसमें कितनों पे हम क्लियर हो चुके हैं। इसमें देखें, इसमें पॉइंट्स जो हैं पहले जो 27 थे, 27 में से फिर 24 को हमने एड्रेस कर दिया था, फिर उसमें मजीद कुछ चीजें ऐड हुई, जो म्यूचुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें फिर 40 में से 31 को एड्रेस कर दिया। तो इसमें हम ये समझते हैं, हमारे हुकाम ये भी समझते हैं कि ये मामला पॉलिटिकल भी है। वहां बैठे कुछ ममालिक जो हैं वो आर्म ट्विस्टिंग भी करना चाहते हैं। हमारे हमसाये भारत ने इसमें क्या नहीं किया, ऐसी लॉबिंग की कि पाकिस्तान को खुदा नास्ता नुकसान पहुंचे। लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी ने इस हवाले से बहुत रोल भी प्ले किया है, काउंटर टेररिज्म की बहुत सारी पॉलिसीज पर अमल दरामद भी हुआ, और आज पाकिस्तान टेररिज्म के लिहाज से काफी इस वक्त सेफ मुल्क जो है वो बन चुका है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।